अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इसके अंदर यूनिट मास गैस इनक्लोज है। तो इसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ना। ये मैं सपोज करता हूँ इसका टेम्परेचर है 10 केल्विन। तो हमने इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, मतलब कि 10 से मैंने इसको लेके आना है 11 केल्विन। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी, मुझे हीट देनी पड़ेगी। मैं इसको जो हीट देता हूँ मैं उसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो डेल्टा क्यू हीट अब दी तो इसका टेम्परेचर 10 केल्विन से 11 केल्विन हो गया, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर जौन सा है वो हमारे पास 1 केल्विन आया। तो हीट की ये क्वांटिटी जो कि एक दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ये देखिए यूनिट मास का टेम्परेचर राइज किया है ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। सब्सटेंस का थ्रू 1 केल्विन, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं सपोज करता हूँ, हम जानते हैं कि अगर किसी गैस का मास ज़्यादा होगा तो हमें डी क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मास ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा करें, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा करें, चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए हमें हीट की क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इनके दरमियान भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को आप कंबाइन कर लें तो आपके पास एम डी टी आ जाए। जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, इक्वल लगाया और इक्वल के साथ कांस्टेंट, यहाँ पर सी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर एम आ गया और ये डी टी साथ आ जाएगा। सी यहाँ से आप एक साइड पे ले जाएं और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय एम डी टी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट में सिर्फ एक चीज़ की चेंज करनी है। यहाँ पर हमने यूनिट मास जो कंसीडर किया है, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने कंसीडर कर लेना है कि इन मॉलिक्यूल जौन से हैं वो तादाद जौन सी है वो क्वांटिटी 1 मोल, जो मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है वो 1 मोल मॉलिक्यूल जिसके अंदर इनक्लोज हैं। तो जब 1 मोल मॉलिक्यूल की टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम दिया जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो इसका फार्मूला वही होगा, वहाँ पर यूनिट मास था, यहाँ पर यूनिट मास की जगह मोल आता है और मोल को हम n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। C इज इक्वल टू डी क्यू, ये पहले वाला, सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर आएगी। वहाँ पर डेफिनेशन में यूनिट मास था, यहाँ पर मोल, और मोल को हम n से डिनोट करते हैं। ये बात भी ध्यान में रखें क्योंकि डेफिनेशन के अंदर जो सा लिखा हुआ 1 मोल, अगर 1 मोल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, नेक्स्ट लिखें हेयर n कौन सा है वो 1 मोल है। अगर 1 मोल यहाँ पर होगा तो C हमारे पास आ जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय एन डी टी। तो ये उसका फार्मूला आ गया। अब अगली बात देखनी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस करना है। हम क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है, ये
पिस्टन लगा हुआ है, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो वॉल्यूम एक ही सूरत में कांस्टेंट होगा अगर मैं इसका ये चीज़ फिक्स कर दूं, मतलब कि पिस्टन को मूव ना होने दूं। तो पिस्टन को मूव ना होने के लिए मैंने यहाँ पे चुटकी लगा दी है। पिस्टन अब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आप जितनी मर्जी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें, जितना मर्जी इसको हीट दिए, पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, क्योंकि पिस्टन को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसके अंदर 1 मोल गैस इसके अंदर इनक्लोज है और इसका टेम्परेचर मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज करता हूँ 10 केल्विन है। तो मैं अब इसको हीट देनी है, उतनी हीट देनी है कि इसका टेम्परेचर 11 केल्विन हो जाए, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर जो सा है वो क्या आ जाए, 1 केल्विन। डी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंटर की बुक पे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, बीएससी पे डी से रिप्रेजेंट किया, तो मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं जितनी अमाउंट ऑफ हीट दूंगा इस सब्सटेंस को टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant volume। तो अब यहाँ पर जो C आएगा, ये देखें जो हमने पहले C लिखा है, इस C की जगह हमारे पास CV आ जाएगा और जो हीट है वो आ जाएगी dQ/V बटे में NdT आ जाएगा। ये N आ गया, ये आ गया dt। तो ये मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 1 मोल का जिक्र किया गया है, अगर 1 मोल का जिक्र है तो हेयर यहाँ पर n जोन सा होगा वो 1 होगा। अगर n 1 होगा तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1 CV इज इक्वल टू dQV डिवाइडेड बाय dt। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस करना। प्रेशर के बारे में डिस्कस कैसे करना, अब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करना, ये बात समझे। वॉल्यूम को हमने अब कांस्टेंट नहीं करना, अब हम चाहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है, मैं अगर इस पिस्टन के ऊपर कोई बॉट रखे हैं, कुछ छोटे छोटे वेट रखे हैं, बहुत स्मॉल से वेट, सैंड कह ले, रेत के छोटे छोटे दाने रखे हैं, तो मैं अगर 1 2 3 4 ये 8 दाने जो मैंने रेत के रखे हुए हैं, अब जब मैं ड्यूरिंग होल प्रोसेस मैं इनको कम या ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर मैं इनको कम या ज़्यादा नहीं करूँगा तो हम कहेंगे कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इसको नाम देते हैं प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब क्या है, इसके अंदर 1 मोल गैस इनक्लोज्ड है, इसका टेम्परेचर मैं कंसीडर करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए 10 केल्विन है। अब मैंने इसको कितने अमाउंट ऑफ हीट दूंगा कि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए, मींस के 11 केल्विन हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन आए, उस अमाउंट ऑफ हीट को नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, ये दोनों में डिस्टिंग्विश देखें। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट दी उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ये पिस्टन ऊपर मूव नहीं करेगा क्योंकि फिक्स है। यहाँ पर बात थोड़ी सी डिफरेंट है, जब हम इसको हीट देंगे तो 2 काम ये हीट करेगी, एक टेम्परेचर का चेंज 1 केल्विन तक लेकर आएगी, दूसरा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन ये फिक्स नहीं है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो सकता है, इसमें ऊपर की तरफ मूव
कर हो सकता है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ कांस्टेंट, हमने सिर्फ वेट को चेंज नहीं करना, ये पिस्टन ऊपर की तरफ होगा। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो याद रखें डेल्टा क्यू पी अमाउंट ऑफ हीट ग्रेटर या इक्वल टू डी क्यू वी हो सकती है, क्योंकि इस हीट ने दो काम करने होते हैं, एक इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना होता है, दूसरा इसने इस वर्क टर्न भी करना होता है, पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं इस डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सी पी इज इक्वल टू डी क्यू पी डिवाइडेड बाय एन डी टी। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ है n इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे। c इज इक्वल टू डी क्यू पी डिवाइडेड बाय डी टी। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बात याद रखें कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझें। कहता है कि 1 किलोग्राम में वाटर पड़ा हो, ये वाटर जौन सा है 1 kg वाटर पड़ा हुआ है, 1 kg वाटर पड़ा हुआ है, 1 kg वाटर पड़ा हुआ है। हम इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन चाहते हैं, तो हमें इसको जितनी अमाउंट देनी पड़ेगी वो 4200 जूल है। तो वाटर को अगर 4200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज होगा। अगर इसी के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर उसी में 1 kg हमारे पास ये वाटर है, यहाँ पर सॉयल मट्टी हो 1 kg हो, 1 kg हमारे पास मट्टी हो, और हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन हो, हम चाहते हैं उसका चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन हो, तो हमें उनको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, 820 जूल एनर्जी देंगे तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल जौन सी है वो मेरे पास 820 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो यहाँ से पेपर के अंदर, यहाँ काफ़ी जगह पर इंटरव्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है कि सी के अराउंड, समंदर के पास जो इलाके हैं उनका टेम्परेचर इतनी तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है, जबकि एज़ कंपैरेटिव जो लैंड वाले इलाके हैं वहाँ का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है। मैं सपोज करता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कराची जो कि साहिल समंदर पर है, ये उसके वाटर है। तो कराची का टेम्परेचर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, गर्मियों और सर्दियों में कोई ख़ास डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसके मुकाबले में लाहौर का टेम्परेचर 50 और गर्मियों में ये 3 सेंटीग्रेड इतना ज़्यादा वेरी आता है। ये क्यों वेरी आता है इसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो लाहौर है इसके गिर्द जो है सैंड है, ज़मीन है, ये ज़मीन है, और इधर क्या है, वाटर है। क्योंकि वाटर को अपना 1 केल्विन टेम्परेचर, वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4200 जूल एनर्जी चाहिए। मीन्स के सन से इतनी एनर्जी आएगी तो वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चेंज इन टेम्परेचर, ये एनर्जी है, चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन होगा। अगर सन इतनी एनर्जी कराची पर फेंकता है तो चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन आएगा। एज कंपैरेटिव टू लाहौर, अगर सन जौन सा है वो इतनी एनर्जी फेंकता है तो 1 केल्विन के लिए 820 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, तो ये तकरीबन जो इसके मुताबिक 4000 तकरीबन उतनी ही एनर्जी सन
लाहौर सिटी के ऊपर अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इसका चेंज इन टेम्परेचर जो सा होता है वो 5 केल्विन होता है। इस वजह से लाहौर के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है एज़ कंपेरेटिव टू कराची ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर। ये बात जो मैंने बोली है यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखें जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है और जो सॉइल की है 10 जूल पर केजी। तो ये सारी बात यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अब है लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? मेरे पास एक यूनिट आइस पड़ा हुआ है, यूनिट मैस आइस बर्फ़ का पड़ा हुआ है। तो इसका टेम्परेचर इस वक्त 0 सेंटीग्रेड है। तो मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, इतनी एनर्जी देता हूँ कि ये अपनी स्टेट चेंज कर दे, मतलब कि आइस सॉलिड में है और सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर चेंज ना हो। इस अमाउंट को जो हीट की हम देते हैं, दिस इज़ का ये लेटेंट हीट इसको नाम दिया जाता है। इस हीट को क्या नाम दिया जाता है? लेटेंट हीट। तो ये बात मैं यहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट की तरफ हमने इसको लेके जाना है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका चेंज ना हो। तो इसका फार्मूला ये वो अमाउंट है जो कि हम आइस को देते हैं हीट की, और ये आइस का मैस है और ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस कांस्टेंट वैल्यू को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। अब लास्ट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी बात लास्ट डेफिनेशन है। अब हमारे पास यूनिट मास का जो सा है हमारे पास वाटर है, और मैं सपोज करता हूँ कि 100 सेंटीग्रेड पर भी वाटर बॉयल हो रहा होता है। अब इसकी स्टेट कौन सी है? अब इसकी स्टेट है लिक्विड, अब हम क्या करते हैं, लिक्विड हम इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस वाटर को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं लेटेंट, उस एनर्जी को नाम देते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको V से शो किया जाता है, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेकिन टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वो 100 सेंटीग्रेड ही रहे। तो हम इसकी डेफिनेशन अब मैं करने जा रहा हूँ। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज किए बगैर। जितनी अमाउंट हमने डी उसको मैं DQV से शो कर रहा हूँ, और जो मैस था जिसको मैंने वाटर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया उसको भी डिवाइड कर दें, तो जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो सा है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।